हाय, दिस इज गीतांजलि। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गार्निशी ऑर्डर को। देखिए, गार्निशी ऑर्डर हमें दिया गया है ऑर्डर 21 रूल 46A से 46I तक इसके प्रोविजन दिए गए हैं। अब इन रूल्स को समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट टर्म है कि किसे हम गार्निशी कहेंगे और सेकंड टर्म है किसे हम गार्निशर कहेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गार्निशी कौन होता है। देखिए, गार्निशी हम कहते हैं जजमेंट डेटर्स डेटर को। अब क्या होता है इसे समझेंगे एग्जाम्पल से, पर अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि गार्निशी का मतलब है जजमेंट डेटर्स डेटर, वहीं गार्निशर का मतलब है डिक्री होल्डर। अब पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए हमने एग्जाम्पल को सेट करने के लिए 3 लोग लिए हैं, ए, बी और सी। यहाँ पे क्या है कि ए ने पैसा उधार लिया हुआ है बी से और बी ने पैसा उधार लिया हुआ है सी से। अब क्या है, ए ने लिया है बी से, बी ने लिया है सी से और सेम अमाउंट उधार लिया हुआ है। अब हुआ क्या, ए को साइड में कर देते हैं, बी और सी। यहाँ क्या था, बी ने पैसा उधार लिया है सी से और एक टाइम के बाद जो ये बी है ये पैसा देने से मना कर देता है सी को। सी जाता है कोर्ट में और कोर्ट में जाकर डिक्री अपने फेवर में ले लेता है, यानी कि ये कौन बन गया, डिक्री होल्डर। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि गार्निशर कौन है, डिक्री होल्डर। पर कब डिक्री होल्डर गार्निशर बनेगा, यहाँ पे क्या है, सी के फेवर में डिक्री आ गई, ये बन गया डिक्री होल्डर। अब सी को पता चलता है कि बी तो पैसा नहीं दे रहा, पर सी को ये पता चल जाता है कि बी से भी किसी ने पैसा लिया हुआ है। अब ये जो ए है जिसने पैसा लिया हुआ है बी से, अब इस ए को भी तो बी को पैसा वापस करना होगा ना। यहाँ पे क्या है, बी पैसा वापस नहीं कर रहा सी को, और सी को पता चल गया कि ए को भी बी को पैसा वापस करना है। तो ये कोर्ट में क्या करेगा, एप्लीकेशन लगाएगा गार्निशी ऑर्डर की। कैसी एप्लीकेशन, कि मैं गार्निशर हूँ, कोर्ट ए को डायरेक्ट करे कि वो पैसा बी को ना देकर पैसा डायरेक्ट मुझे दे दे, सी को दे दे। तो यहाँ पे क्या है, कोर्ट अगर जब ये कोर्ट में इस तरह की गार्निशी प्रोसीडिंग को इनिशिएट करेगा तो कोर्ट कहेगी इस ए को कि तुम्हें अब पैसा बी को नहीं देना, तुमने जो 1000 रुपये बी को देने थे अब तुम डायरेक्ट वो पैसा बी को ना देकर सी को दे दो, क्योंकि बी को भी सी को पैसा देना है। आई होप ये एग्जाम्पल से मैं क्या कहना चाह रही हूँ वो क्लियर हो गया होगा कि गार्निशी कौन हुआ, जजमेंट डेटर्स डेटर। तो हमारे इस एग्जाम्पल में गार्निशी कौन हुआ, ए कौन हुआ, कि जो ये जजमेंट डेटर है, इन दोनों के बीच में केस था, ये डिक्री होल्डर हुआ, ये जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर का भी ये डेटर है, तो गार्निशी कौन हुआ हमारे एग्जाम्पल में, ए, और गार्निशर कौन हुआ, सी। तो सी जो है कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा कि मेरे फेवर में गार्निशी ऑर्डर किया जाए और ए को डायरेक्ट किया जाए कि वो पैसा बी को ना देकर पैसा सीधा मुझे दे, सी को। अब यहाँ पर गार्निशी ऑर्डर पास करना या ना करना ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है, पर यहाँ पे जो प्रोसीडिंग दी हुई हैं वो है सी के लिए कि अगर सी चाहे तो इस तरह की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है। अब इस तरह की प्रोसीडिंग पे क्या ऑर्डर करना है ये कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशन है। ये तो था इनिशियल कि गार्निशी, गार्निशर और गार्निशी प्रोसीडिंग किस तरह से होती है। अब आ जाते हैं हमारे ऑर्डर 21 रूल 46A से 46I तक जो भी प्रोसीजर दिया गया है उस पर। स्टार्ट करते हैं रूल 46A से। रूल 46A का मार्जिनल नोट है नोटिस टू गार्निशी। अब सबसे पहले रूल 46A को करने से पहले जो एग्जाम्पल हमने सेट किया था उसके अंदर आपको पता होना चाहिए गार्निशी कौन है और गार्निशर कौन है। यहाँ पे क्या था, ए ने पैसा उधार लिया था बी से और बी ने लिया था सी से। इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट था, सी के फेवर में डिक्री आ गई कि बी को अब सी को पैसा वापस करना है, पर बी पैसा वापस नहीं कर रहा। पर क्योंकि बी ने पैसा दिया हुआ है ए को, तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है सी की एप्लीकेशन पे कि ए अब पैसा बी को ना देकर डायरेक्ट पैसा सी को दे या फिर कोर्ट में डिपॉजिट करवाए। अब जो पूरा प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है रूल 46A से। मार्जिनल नोट है नोटिस टू गार्निशी। यहाँ पे बात की है कि कोर्ट में, यानी कि कोर्ट की डिस्क्रिशन है। कब डिस्क्रिशन है, इन केस ऑफ डेट,
इन केस ऑफ डेट। कौन सा डेट होगा? जो कि सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज और चार्ज को छोड़कर, इसके अलावा कोई और डेट है जो कि अटैच हो चुका है रूल 46 में। तो जो डिक्री होल्डर है, या फिर आप कह सकते हो जो अटैचिंग क्रेडिटर है, जो इन्होंने बैरेक्ट में वर्ड यूज किया है वो यूज किया है अटैचिंग क्रेडिटर। तो अटैचिंग क्रेडिटर का मतलब है डिक्री होल्डर, या फिर आप कह सकते हैं गार्निशर। तो गार्निशर की एप्लीकेशन पे कोर्ट नोटिस इशू करेगी गार्निशी को। क्या कहेगी कि तुम्हें ये डेट पे करना है, या तो तुम ये डेट कोर्ट में आकर पे कर दो या फिर डायरेक्ट सी को पे कर दो। और अगर ए ये पैसा पे नहीं करना चाहता तो कोर्ट में आके शोकोज करे कि वो क्यों ये पैसा पे नहीं करना चाहता है। उसके बाद रूल 46A के सब रूल 2 में कहते हैं कि जो ये एप्लीकेशन होगी जो कि अटैचिंग क्रेडिटर या फिर डिक्री होल्डर या गार्निशर ने लगाई है, इस एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट लगेगा, जहाँ पे कि जो भी फैक्ट्स उसने अपनी एप्लीकेशन में लिखे हैं उसको वो वेरीफाई करेगा कि जो भी वो फैक्ट्स हैं वो ट्रू हैं। यहाँ पे आप सब रूल 2 पढ़ेंगे तो सब रूल 2 में कहते हैं एन एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1 shall be made on affidavit verifying the fact alleged and stating that in the brief of the deponent the garnishee is indebted टू जजमेंट डेटर। मतलब क्या है कि जब ये एप्लीकेशन लगाएगा तो साथ में एफिडेविट लगाएगा कि जो भी मेरे एप्लीकेशन में फैक्ट्स हैं वो ट्रू हैं। उसके बाद सब रूल 3 में कहते हैं कि जहां पर ये जो गार्निशी है, जब इसे ऑर्डर किया गया, नोटिस इशू किया गया, अगर ये गार्निशी कोर्ट में उस अमाउंट को पे करता है तो जितना भी इसको इससे लेना था, मतलब जो भी अमाउंट था और जो एग्जीक्यूशन की कॉस्ट थी वो रिकवर कर ली जाएगी इस अमाउंट से। और कोर्ट इसे डायरेक्ट करेगी कि ये अमाउंट ये सी को, यानी कि जो डिक्री होल्डर है या आप कह सकते हो अटैचिंग क्रेडिटर है या फिर गार्निशर है, इसे पे करने के लिए कोर्ट डायरेक्ट करेगी ए को। यही बात की गई थी रूल 46A में। 46A में पूरा अगर हम कंक्लूजन निकालें तो क्या था? कंक्लूजन ये है कि कोई ऐसा डेट है जो कि सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज नहीं है और चार्ज नहीं है, इसके अलावा कोई डेट है तो कोर्ट क्या करेगी? कोई ऐसा डेट है जो कि रूल 46 में अटैच हो चुका है, तो जो डिक्री होल्डर है ये एप्लीकेशन लगाएगा कि जो गार्निशी है उसे ऑर्डर किया जाए कि वो ये अमाउंट पे करे। तो कोर्ट क्या करेगी? इस एप्लीकेशन पे साथ में लगेगा एफिडेविट, गार्निशी को नोटिस इशू करेगी कि तुम्हें ये अमाउंट कोर्ट में पे करना है या फिर ये अमाउंट जो है वो सी को देना है। अगर तुम ये अमाउंट पे नहीं करना चाहते हो तो शो कोज करो क्यों पे नहीं करना चाहते हो। और अगर ये अमाउंट ये जो कोर्ट में पे करेगा वो अमाउंट जितना बी ने सी से लिया था वो अमाउंट प्लस जो कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन है वो सभी रिकवर कर ली जाएगी। मतलब है क्या कि ये ए का पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा तो ये बी का है पर ए ने उधार लिया हुआ था, तो इनडायरेक्टली ये पैसा यहाँ से वापस आ रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सेकंड रूल पर आते हैं, रूल 46B पे। रूल 46B का मार्जिनल नोट है ऑर्डर अगेंस्ट गार्निशी। यहाँ पे क्या था? रूल 46A में हमने पढ़ा था कि कोर्ट जो है इसके अगेंस्ट, जो गार्निशी है इसके अगेंस्ट नोटिस इशू करेगी कि तुम्हें ये अमाउंट आकर कोर्ट में डिपॉजिट करना है। अब रूल 46B में कहते हैं जब नोटिस इसके अगेंस्ट इशू किया तो ये कोर्ट में आकर ना तो ये अपीयर हुआ और ना ही इसने ये अमाउंट पे किया और ना ही इसने शो कोज किया कि ये अमाउंट पे क्यों नहीं करना चाहता। तो कोर्ट इसके अगेंस्ट अब ऑर्डर निकाल सकती है कि तुम्हें नोटिस के जो टर्म्स हैं उसको कंप्लाई विद करना है, उसको फुलफिल करना है और इसके अगेंस्ट ये अमाउंट ऐसे रिकवर किया जाएगा जैसे कि ये जो अमाउंट था इसी के अगेंस्ट डिक्री आई हो, गार्निशी के अगेंस्ट ही डिक्री आई हो, ऐसे ये अमाउंट अब गार्निशी से रिकवर करवा सकती है कोर्ट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट रूल पर, रूल 46C पे। रूल 46C का मार्जिनल नोट है ट्रायल ऑफ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन। यहाँ ये क्या कहना चाहते हैं कि जब गार्निशी को नोटिस इशू किया गया तो जिस अमाउंट का नोटिस इशू इसे किया गया तो जो लाइबिलिटी है उस लाइबिलिटी को लेकर अगर ये कोई डिस्प्यूट रेज करता है तो इस डिस्प्यूट को ऐसे ही डिटरमाइन किया जाएगा जैसे कि ये किसी सूट में इशू ही हो। यानी जैसे इशू को कोर्ट ट्राई करती है उसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन रेज करता है ये
गार्निशी, तो उस लाइबिलिटी के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा जैसे कि वो सूट का इशू हो, और इस इशू को डिटरमाइन करने के बाद कोर्ट जैसा मर्जी चाहे वैसे ऑर्डर पास कर सकती है इस इशू को डिसाइड करने के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ इस रूल में एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है। प्रोवाइजो में कहते हैं कि जिस डेट की एप्लीकेशन 46A में लगाई गई है वो उस अमाउंट की है जो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से, कोर्ट की पेक्यूनरी लिमिट से ज़्यादा है। तो इस केस में जिस कोर्ट के सामने ये एप्लीकेशन लगाई है उस कोर्ट के पास पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं है उस अमाउंट को ट्राई करने का, तो वो कोर्ट क्या करेगी, इस एग्जीक्यूशन के केस को सेंड कर देगी डिस्ट्रिक्ट जज के पास। अब डिस्ट्रिक्ट जज चाहें तो उसे खुद ट्राई करें या फिर वो किसी और कोर्ट के पास, सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास जो है वो इसे भेज सकते हैं। जिस कोर्ट के पास भेजा जाएगा वो कोर्ट उसे डिटरमाइन करेगी। उसके बाद आते हैं रूल 46D पे। रूल 46D का मार्जिनल नोट है प्रोसीजर वेयर डेट बिलोंग टू थर्ड पार्टी। अब यहाँ पे रूल 46D में क्या है कि अब तक हमने पढ़ा था कि यहाँ पर 3 पार्टी थी, 1 2 3। अब रूल 46D में क्या है कि इन तीनों के अलावा भी उस डेट में किसी और का लियन या चार्ज है। यहाँ ये क्या कहते हैं, जब ये दिख रहा है जब ये दिख रहा है कि जो ये डेट है ये किसी थर्ड पर्सन से बिलोंग करता है या फिर उस थर्ड पर्सन का इस डेट के ऊपर लियन या चार्ज या किसी तरह का इंटरेस्ट है, तो इस केस में क्या होगा, कोर्ट इस थर्ड पर्सन को ऑर्डर करेगी कि वो कोर्ट में अपीयर हो, उनका किस तरह का डेट है, लियन या चार्ज किस तरह का है उसका नेचर आकर कोर्ट के सामने बताएं और अपना पर्टिकुलर जो भी उनका क्लेम है उसको कोर्ट के सामने प्रूव करें। उसके बाद रूल 46E पे आते हैं। रूल 46E का मार्जिनल नोट है ऑर्डर एज रिगार्ड्स थर्ड पर्सन। यहाँ पे क्या कहते हैं कि ऊपर 46D में उस पर्सन को बुलाया था कि तुम्हारा जो भी क्लेम है आकर कोर्ट में बताओ। 46E में क्या कहते हैं, जब उस थर्ड पर्सन को सुन लिया जाएगा या फिर किसी और पर्सन को ऑर्डर दिया था अपीयर होने के लिए, उस पर्सन को सुन लिया जाएगा या फिर वो पर्सन अपीयर नहीं होता है ऑर्डर देने के बाद भी, तो इस केस में कोर्ट इस लियन, चार्ज या किसी भी इंटरेस्ट पे जैसा मर्जी ऑर्डर चाहे पास कर सकती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट रूल पर, रूल 46F। यहाँ पे मार्जिनल नोट क्या है, पेमेंट बाय गार्निशी टू बी वैलिड डिस्चार्ज। यहाँ पे क्या है कि जब इस पर्सन को पैसा देना था इसको, पर क्योंकि इसने पैसा सी को नहीं दिया तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया अब ये डायरेक्ट पैसा सी को दे देगा। तो जब ये डायरेक्ट पैसा सी को दे देगा तो जितनी लाइबिलिटी इसने पे कर दी है उसके लिए ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यही बात की गई है 46F में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट रूल पर, रूल 46G पे, जो कि डील करता है कोस्ट से। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन की कोस्ट है उस पे कोर्ट के डिस्क्रिशन है, कोर्ट जितना मर्जी चाहे करनी है या नहीं करनी, ये कोर्ट के डिस्क्रिशन है। कोर्ट अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग कोस्ट के ऑर्डर कर सकती है। नेक्स्ट रूल है रूल 46H, जो कि डील करता है अपील से। यहाँ कहते हैं 46B, 46C, 46E में कोई भी ऑर्डर पास किया तो वो अपीलेबल है, जैसे कि डिक्री की अपील की जाती है उस तरीके से। अब 46B में क्या था कि जब कोर्ट ने गार्निशी के अगेंस्ट ऑर्डर किए। 46C में क्या था कि जब कोई डिस्प्यूटेड क्वेश्चन आ गया लाइबिलिटी से रिलेटेड जो कि गार्निशी ने रेज किया था। और 46E में क्या है कि जब थर्ड पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर हुआ तो इन ऑर्डर्स की अगर वो अग्रीव्ड हैं तो वो अपील कर सकते हैं, जैसे कि डिक्री की अपील की जाती है। अब नेक्स्ट और लास्ट रूल है गार्निशी ऑर्डर का, रूल 46I, जो कि डील करता है एप्लीकेशन टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे बात करते हैं कि जो भी गार्निशी से रिलेटेड प्रोविजन है 46A से H तक वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर भी अप्लाई होते हैं, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रूल 51 के अकॉर्डिंग अटैच किया जाएगा। आई होप गार्निशी ऑर्डर के सभी रूल्स और पूरा प्रोसीजर आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा आप हमारे पेड सर्विसेज और लीगल सर्विसेज को जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा।